अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं उन सबको मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ फराहम फरमाए और हमेशा खुशबाश रहें। हमारा प्रोग्राम कल जो ख़त्म हुआ था वो ये था कि बिल्कुल रेत की दीवार की मानिंद होती है जो ज़रा सी तेज़ हवा में जो है वो उड़ जाती है, और ये हम एतमाद और बेएतमादी और खुद एतमादी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब हम आज करते हैं कि अपने अंदर जुर्रतमंदी पैदा करें। अब जुर्रतमंदी किस तरीके से पैदा हो सकती है कि ज़िंदगी के मैदान कारदार में अक्सर नाकामियों की वजह जुर्रत की कमी होती है। अगर आप कामयाबी के तमन्नाई हैं तो अपने अंदर जज्बे जुर्रत पैदा करें। इसके लिए इन तरीक़ों पर इस्तेमाल जो है वो सूदमंद हो सकता है। नंबर 1, हिप्नोटाइज का नाम आपने सुना होगा कि हिप्नोटाइज का अमल करना सीखें। हिप्नोटाइज में मामूल होता है, आमिल होता है, लेकिन आपको मैं ये कहूँगा कि यकसुई की जानिब जाएं कि रात के किसी भी हिस्से में एक शमा जला के आप उसकी लौ को देखें सिर्फ, और अपने दोनों आँखों से, अगरचे आप नहीं डायरेक्ट देख सकते, 1 मिनट भी नहीं देख सकते, आँखों में पानी आने लगेगा, तो आप ये देखें कि पलक कितनी देर में आप झपक सकते हैं। तो अपने ऊपर ज़ोर ना डालें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखों को आदी करें उसका। अगर पहले आप सिर्फ 2 सेकंड तक जो है वो अपनी आँखें खोल सकते हैं तो 3 सेकंड पे ज़ोर ना डालें आप, इससे नुकसान होगा। लेकिन ये यकीन रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही आप करना शुरू करेंगे और आपकी उस लौ की तरफ, शमा की लौ हो, मोमबत्ती हो, दिए हों, आप जब उसकी लौ को देखेंगे तो आपके जहन से हर किस्म की जो है वो सोचें, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और यकसुई आपके अंदर पैदा हो जाएगी। यकसुई का पैदा होना भी हिप्नोटाइज की ही एक किस्म है कि आपकी आंखों के अंदर वो पावर अल्लाह ताला दे देगा कि आप अगर किसी की तरफ देखेंगे, हालांकि वो आगे जा रहा है, लेकिन आप सिर्फ उसकी गर्दन की तरफ देखेंगे तो वो ज़रूर आपकी तरफ मुड़ के देखेगा। तो इस तरीके से आप आमिल हो जाएंगे, वो मामूल हो जाएगा। लिहाजा अपने ऊपर हिप्नोटाइज करने का अमल सीखें, जुर्रत पैदा करने में काफ़ी मुआविन साबित होगा वो। नंबर 2, हर वक्त अपने जहन में ये ख्याल रखें कि आप एक मुकम्मिल इंसान हैं, किसी से कम नहीं है और दूसरों की तरह अहम भी बहुत हैं। ये आपने खुद अपने आप को इज्जत देनी है। नंबर 3, हो सकता है कि आपका बचपन तकलीफ दे गुजरा हो, अब उसे भूल जाएं क्योंकि तकलीफ का ज़माना गुजर गया। अब आप जवान हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। आपकी ये सोच भी गलत है कि आप में किसी किस्म की कोई कमी पाई जाती है। बिल्कुल ना सोचें इस बात को। आप दुनिया में बेशुमार इंसान आपसे भी गए गुजरे होंगे। आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हज़ारों इंसानों से बेहतर हैं। एहसास कमतरी को करीब ना आने दें। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास घर में ये चीज़ नहीं है, हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, तो यकीन जाने कि जो ऐसा लोग कहते हैं तो जो वो अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके पास तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के ऊपर जाना शाकिर है। अपनी काबिलियत नंबर 4 और सलाहियत पर फ़ख्र करना सीखें। अपनी कमज़ोरियों को भी तहे दिल से तस्लीम करें। आप में खुदा ने सैकड़ों खूबियाँ पैदा की हैं। ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो आपकी खूबियों जैसी खूबियों के हुसूल के लिए तरसते हैं। आप इन खूबियों से मकदूर भर फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगे रहें, इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेंगे। नंबर 5, आप जो कुछ भी हैं अपने आप को वही कुछ समझें। फजूल किस्म की बनावट और मसनूइयत से और तसन्नुबाजी से बचें।
क्योंकि मसनूइयत का नतीजा बसा औकात उल्टा निकलता है और इंसान अपने शिकंजे में खुद फंस जाता है। नंबर 6 कि आप अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने आप को कबूल कीजिए कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने उस वक्त भी ये कहा होगा कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसी तरीके से आप अपनी ज़ात को भी कबूल करें, हर वक्त हशाश बशाश रहिए। नंबर 7 इस बात को बिल्कुल जहन में ना लाए कि कोई आपका मजाक उड़ाता है या नुक्ताचीनी करता है। किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है, मैं बता दूं आपको, कि वो आपके मुतालिक ही सोचता रहे। वो तो खुद अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। अपना सर हमेशा बुलंद रखें। बहुत जल्द आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके अंदर जुर्रत की कमी नहीं है। अब इसके बाद आ जाता है गुफ्तगू का फन। मुल्क चीन में एक कहावत है, बड़ी मशहूर कहावत है कि जो शख्स खुश अखलाक नहीं है उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। कोई भी ऐसा कारोबार नहीं खोलना चाहिए कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक हो, इंजीनियरिंग से मुताल्लिक हो, क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो हर अच्छाई का पेश ख़ैमा है। दरवाजे खोलने का जो है वो टूल है, आप उस टूल को ज़ाया ना करें। आप रोज़ाना सैकड़ों इंसानों से मिलते और बातचीत करते हैं, लेकिन इनमें से बमुश्किल चंद ही ऐसे होते हैं कि जो गुफ्तगू का फ़न जानते हैं। ये भी एक फ़न है, इसमें आप अपने से सीनियर्स या अपने से दीगर लोगों को ज़रूर देखा करें। कुछ लोग आपसे बहुत कमतर लगेंगे कि ये इससे मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो जो गुफ्तगू का फ़न जानते होंगे, वगरना आम बोलचाल तो हर आदमी करता है, गुफ्तगू करना भी एक फ़न है और ये फ़न किसी इंसान की कामयाबी और कामरानी में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। एक ऐसा शख्स जो खड़ा है, गुफ्तगू करने के अंदाज से कोरा है, वो चाहे कितना ही खूबसूरत हो, उम्दा लिबास ज़ेबतन करके जाज़िब नज़र बन जाए, लेकिन जब वो अपनी ज़बान खोलेगा तो उसका पर्दा चाक हो जाएगा। कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान अपने ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, जब वो खोलेगा तो पता चलेगा कि इसमें हीरा है या पत्थर है। यानी एक दुकान की मानंद है इंसान जो है, और शटर उसका बंद है। दूसरा सुकरात के सामने एक ऐसा सूटेड बूटेड टाई वगैरह लगे हुए बड़ा हैंडसम बंदा आके खड़ा हो गया, और सुकरात जो था वो नीचे बैठा हुआ था। वो सुकरात को देखता रहा, सुकरात भी उसको देखता रहा। फिर थोड़ी देर में सुकरात मुखातिब हुआ उससे और कहा कि कुछ फरमाइए ताकि पता चले। अंदाज़ा लगाया आपने कि आप कुछ बोले हैं तो पता चले कि आप कितने के हैं। मैं आपकी इन चीज़ों से मरूब नहीं हुआ हूँ कि आप टाई और बहुत सूट बूट पहने हुए हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं, खूबसूरती तो इंसान की ज़बान में है, बोलेगा तो पता चलेगा। तो फ़न गुफ्तगू के चंद आसान गुर मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ कि जब भी आप गुफ्तगू करें तो आपके लहजे में एतमाद होना चाहिए। अगर आपके मद्दे मुकाबिल को आपकी बेएतमादी का पता लग जाए तो उस पर आपका बिल्कुल भी असर नहीं होगा। हमेशा अच्छे लहजे में बात की जाए कि मुखातिब आपका मतलब पूरी तरह समझ जाए। बात करते वक्त अपना लहजा और ज़बान सादा और आम फाम रखें। इतनी शकील ज़बान इस्तेमाल न करें कि बंदे के सर पे से ही गुजर जाए। ऐसा ना हो कि आपको मुखातिब पर अपनी इल्मियत का रोब डालने लग जाए। आप बात हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और धीमी रफ्तार में करें, न कि तेज़ रफ्तार बन जाए, तेज़गाम। पाकिस्तान की तेज़गाम नहीं, पाकिस्तान से बाहर की तेज़गाम। यहाँ तो तेज़गाम से बड़ी जो ग्रीन लाइन है वो भी बड़ी छमक 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 करती हुई चलती है, तो यहाँ तो वो इंजॉय कराते हुए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा सुस्ती से भी गुफ्तगू ना करें पाकिस्तान की ट्रेनों की तरह। इस तरह आपकी बात को समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर धीमी आवाज़ रखेंगे तो सुनने वाले को
नागवार नहीं गुजरेगी वो बात आपकी। बसूरत दीगर आपकी बात का नतीजा सिफर निकलेगा। गुफ्तगू करने के अंदाज में चेहरे के तासुरात का भी अहम रोल होता है, बल्कि चेहरे के तासुरात का तो होता ही बहुत अहम रोल है कि आपके चेहरे से ही इंसान ये तवक्को रखता है कि ये बोले तो ये भी पता चल जाए कि ये कितने वेटेज का है। जब भी बात करें आपके चेहरे पर करख्तगी नहीं आनी चाहिए कि एक शख्स आया कि जी अस्सलाम वालेकुम, वासलाम जी, फलानी चीज़ें नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर वही चीज़ नहीं कहावत कि उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। और दुकान सिर्फ चीज़ों की ही नहीं होती है। जब आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो भी समझें कि दुकान पे ही जा रहे होते हैं आप। हमारी लैंग्वेज बिक रही है, हमारी ज़बान बिक रही है, वो अपना टेक्निकल सिस्टम आपसे हासिल करना चाह रहे हैं और अपने आप को कामयाबी आपसे ख़रीदना चाह रहे हैं और आप उनसे पैसे लेना चाह रहे हैं। तो दोनों ही दुकानदार हैं। तो हर वक्त जो है करख्तगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर वक्त मुलायमत टपकती रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बात तो मुलायमत से कर रहे हो लेकिन आपके चेहरे से कुछ और ही जाहिर हो रहा हो। कि अक्सर लोग बात कुछ कर रहे होते हैं, आंखों से उनके कुछ जाहिर हो रहा होता है। फ़ने गुफ्तगू की एक खूबी अच्छा सामे होना भी ज़रूरी है, सुनने वाला। ऐसा ना हो कि आप पूरी कहानी सुनाए जा रहे हैं, बाद में वो कह रहा है कि आपने क्या कहा, मुझे तो पता ही नहीं था। आप दूसरों की बातों को इस तरह सुने कि बात करने वाले को ये एहसास हो कि आप उसकी बात न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि इसको अच्छी तरह समझ भी रहे हैं। और ये अंदाज़ा हो जाता है, एक्शन से, रवैयों से पता चल जाता है। और ये कि आपको मौजू से भी ख़ास दिलचस्पी है। बात करने वाले को ये कतन महसूस ना होने दें कि आप इसकी बात में मुकम्मल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये है कि उसे महसूस ना होने दें। इसका मकसद ये है कि आप दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं लेकिन महसूस ना होने दें। चलें, इतना भी करें कि उसे महसूस ना हो। ये बात अक्सर देखने में आई है कि बात करने वाला कोई बात कर रहा होता है लेकिन सामने इसकी बात को काटते हुए अपनी राम कहानी शुरू कर देता है। हालांकि किसी की भी बात काट के बीच में से अपनी बात शुरू करना उसे भी नागवार गुजरेगा, वो भी नहीं समझेगा आपकी बात को। तो पहले आप उसे अपनी बात करने दें, लेकिन उसे फिर भागना ना दें कि वो आपकी बात बगैर सुने भाग जाए। एक लतीफ़ा था कि जी वो मिर्ज़ा गालिब ने पूरा दीवान सुना दिया और उसने कहा कि जनाब क्या कमाल है। जब सुना दिया तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा मैं जा रहा हूँ। दूसरा जो था उसने बंद कर दिया, कहा कि से बंद कर दो। अपने पूरा दीवान सुना गया, मेरा एक गज़ल भी नहीं सुन के जा रहा है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो ये अंदाज़े गुफ्तगू किसी तरह भी अच्छा नहीं है। अगर किसी मजलिस में तशरीफ़ रखते हैं तो शमाए महफिल बनने की कोशिश ना करें और ना ही भड़के मारें। मुस्कुराहट एक खुदाई अतिया है, बहुत कम लोगों को नसीब होता है, क्योंकि आजकल मुस्कुराहट पे भी टैक्स लगने वाला है। और दूसरा, टैक्स नहीं भी लगता तो मुस्कुराने के लिए कहते हैं कि सबसे कम तरीन दर्जा है सदक़े जारिया का। तो लोग ये छोटे से छोटा सदक़े जारिया भी नहीं देना चाहते। लिहाजा मुस्कुराहट जो है आज के दौर में अतिया खुदाबंदी है। इस पर इंसान का कुछ खर्च नहीं आता, लेकिन इसमें जादुई असर है जो बड़ी देर तक कायम रहता है। हमेशा मुस्कुरा कर बात करें, जब किसी से मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें। तो अभी इसी गुफ्तगू की रोशनी में इन तरीक़ों पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मश्क की ज़रूरत पड़ती है। और ये मश्क भी बहुत आसान तरीके से की जा सकती है कि किसी ऐसी जगह पर एक आईना लेकर खड़े हो जाएं, आईना सामने रखकर बातें करना शुरू कर दें और आईने में अक्स भी देखते जाएं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपके चेहरे के तासुरात कैसे होते हैं। गो ऐसा करना आपको फिल वक्त एक बेवकूफ़ाना अमल लगेगा, ताहम इतना ज़रूर होगा कि आप बहुत जल्द इस मश्क के फ़वायद को तस्लीम करने लगेंगे। अब मैं आपको बताऊं, लेडीज़ हो या मर्द हो,
یہاں تو کہہ دیا میں نے، ہر آدمی آئینے سے بات کرتا ہے، تیار ہونے کے بعد دیکھتا ہے، ایسے دیکھے گا، ایسے دیکھے گا، ایسے دیکھے گا، آنکھوں کے اوپر اگر کچھ لگایا ہوا ہے تو وہ دیکھے گا، کنگھی کی تو وہ دیکھے گا، بال دیکھے گا، ساری چیز دیکھے گا، پھر بات کر کے مسکرا کے دیکھے گا کہ مسکراتے ہوئے کیسا لگ رہا ہوں، کیونکہ تقریب میں جا رہا ہوں۔ تو بعین ہی اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ پھر ایک کوشش یہ کریں ہمیشہ کہ اپنے مخاطب کو اس کے نام سے پکاریں، کیونکہ ہر شخص کسی کی زبان سے اپنا نام سننا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پہلی مرتبہ ملیں تو مناسب ہے کہ اس کا نام لکھ لیں۔ اس طرح کرنے سے جب اس سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہو تو آپ اس کا نام لے کر پکاریں گے تو اس کے اوپر بہت اچھا اثر اور تاثر پڑے گا۔ اپنے نام سے کس کو پیار نہیں ہوتا ہے؟ تو جب کوئی شخص آپ کو اپنی بات سنا رہا ہو تو آپ کا فرض ہے کہ اس کی بات پوری توجہ دے کر سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تو بات کرتا رہے اور آپ کا دھیان کسی اور طرف ہو، یا آپ کسی کھڑکی کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا پھر میز پہ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ بات کسی سے کر رہے ہیں لیکن میز پہ جو ہے نا وہ طبلہ بجاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ میز پر طبلہ ہی بجاتے رہیں۔ آپ کا یہ عمل بات کرنے والے کو بہت برا محسوس ہوگا بزنس پوائنٹ کی جگہ پر، اور ویسے بھی عام حالات میں بھی اخلاقی طور پہ غلط ہے، اور اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ اس کی بات توجہ سے نہیں سن رہے ہیں۔ جبکہ عقل مند لوگ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دوسروں کی بات پوری توجہ سے سنیں، کیونکہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو پوری توجہ سے سنا جائے۔ جب کوئی بات کر رہا ہو تو آپ چوکنا ہو کر بیٹھ جائیں کہ جیسے کوئی چور آنے والا ہے، اس کی طرف سے چوکنا ہو کے بیٹھ جائیں اور اس کی بات کو غور سے سنیں، اور اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے یہ ظاہر کریں کہ آپ اس کی نہ صرف بات سن رہے ہیں بلکہ پوری طرح سمجھ بھی رہے ہیں، چاہے بھلے نہ سمجھیں لیکن اظہار ایسے ہی کریں۔ جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوں تو درمیان میں چھوٹے چھوٹے سوالات بھی پوچھتے رہیں، اس میں اور اعتماد بڑھے گا کہ میں جس شخص سے بات کر رہا ہوں یہ میری بات کو سمجھ رہا ہے۔ اس طرح دوسرے کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ اس کی بات میں دلچسپی لے رہے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں۔ البتہ ایسے سوال ہرگز نہ پوچھیں جن کا تعلق ذاتی نوعیت سے ہو، یا ان سوالوں کا جواب دینا وہ گوارا نہ کرے۔ گفتگو کرتے ہوئے کسی کی عیب جوئی نہ کریں بلکہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں، ہمیشہ خوبیوں پر نظر رکھیں، کیونکہ خوبیوں میں برائیاں دب جاتی ہیں، برائیوں میں خوبیاں کبھی نہیں دبتی۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ عیب جوئی سے آسان تر کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے لیے حکمت، ذہانت یا قابلیت وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہیں آپ بھی ایسا کرنا شروع نہ کر دیں، کیونکہ یہ آسان کام ہے۔ اگر آپ کسی کی عیب جوئی کریں گے تو اس سے آپ کا اعتماد آئندہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس طرح گپ بازی جیسے گپ شپ کرتے ہیں اور شیخی نکھارتے رہنے سے بھی اعتماد جاتا رہتا ہے۔ لوگ آپ کی سچی باتوں کو بھی صرف گپ پر ہی سمجھنے پر اکتفا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایسی ہانک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسی عادت بد کا شکار وہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ مشہور مصنف گارڈن بائرن نے گپ باز کے لیے ایک انمول اصول بیان کیا ہے کہ وہ جب بھی گپ مارنے لگے تو اپنے آپ سے درج ذیل 3 سوال ضرور کرے کہ جو کچھ کہنا میں چاہتا ہوں کیا وہ صحیح ہے، اس کا دہرانا کہاں تک ضروری ہے، اور اس بات کا دہرانا ٹھیک ہے بھی تو کیا اس کے دہرانے سے فائدہ بھی پہنچے گا۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ تینوں سوال اپنے آپ سے کر لیا کریں وہ گپ باز، تو یقین کریں باتیں کم رہ جائیں گی جن کو دہرانے کی ضرورت محسوس ہو۔ ایک اور مفکر نے کیا خوب بات سمجھائی ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ جب بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اپنے کانوں کو کھلا رکھنے کے بجائے اس وقت کے منتظر رہتے ہیں کہ انہیں کب بات کرنے کا موقع
ہاتھ آئے گا۔ اگر ہم اس لفظ کب بولنے کا موقع ملے پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس لفظ کے تعلقات کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے بات کرنا بہت پسند کرتا ہے۔ اس کی ہر لمحے یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ بولتا رہے اور دوسرے لوگ سنتے رہیں۔ ایک جگہ ناکام ہوتا ہے کہ اگر میں بولتا رہوں بیوی سنتی رہے، نہیں، بیوی کہتی ہے میں بولتی رہوں یہ سنتا رہے، اس نے نہیں بولنا ہے۔ وہاں پہ مرد کا تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور بیوی کا حاوی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بات کے درمیان کسی اور کے بول اٹھنے سے سخت اذیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ دوسرے نہ صرف ان کی باتیں سنیں بلکہ اس سے دلچسپی کا اظہار بھی کریں۔ اگر آپ تعلقات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات غور سے سن کر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ وہ بات یہ ہے کہ دوسروں سے ان کی باتیں غور سے سنیں۔ اگر خود بات کرنا چاہتے ہیں تو صرف ان کی دلچسپی کی باتیں ہی انہیں سنائیں کہ جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی خواہشات کا احترام کریں اور ان کو اولیت بھی دیں۔ ایسا کرنے سے بہت جلد آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ لوگ خود آپ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ٹائم ہمیشہ 20 منٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر کرتا ہوں میں اپنے اس بیان کو کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔